जय हिंद। देखिए आज की जो क्लास है वो है आपका बिहार डीएलएड का। बिहार डीएलएड देखिए सबसे पहला प्रश्न यही है सब बच्चों का कि एग्ज़ाम होगा कब। देखिए ऑफिशियल डेट जो था वो था 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आने के कारण ये डेट अभी मतलब ये नहीं लग रहा है कि संभावना ये नहीं लग रहा है कि 6 मार्च को होगा ही होगा। क्योंकि अगर 6 मार्च को एग्ज़ाम होता तो अभी तक में आपका एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन अभी तक नहीं आने के कारण सब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये 6 तारीख तो एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका लास्ट मार्च या 1 अप्रैल को हो सकता है। तो लास्ट मार्च में भी लोग बोल रहे हैं कि देखिए एक होली का समय है, लास्ट मार्च में होली है, तो हो सकता है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम नहीं होके 1 सप्ताह अप्रैल में हो सकता है। तो यहाँ से क्या है बाबू, यहाँ से भी आपके पास 1 महीना पूरा टाइम है। अगर आपका एग्जाम अप्रैल के पहला सप्ताह में होता है तो आपके पास 1 महीना टाइम है, यानी 1 महीना आप बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए हैं आपके लिए कि रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक होता है, जो प्रैक्टिस सेट पहला है, उससे आप आज हम उसका रिविजन मतलब मैथ बनाते हैं, रुक्मणी प्रकाशन से पहला सेट का मैथ। तो चलिए आज अभी से भी अब अगर आप तैयार होते हैं, बढ़िया से मैथ रीजनिंग बढ़िया से पढ़ते हैं तो, और सभी सब्जेक्ट जो भी है सब पढ़ते हैं, सेट लगाते हैं बहुत बढ़िया से, तो आप 1 महीना में बहुत अच्छा आपका मतलब स्कोर आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैथ का जो पहला सेट है, मैथ का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं और साथ साथ बनाते हैं। देखिए सबसे मतलब ये जो सेट का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 13/12, यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आप लोग जान भी रहे हैं। यदि कोसेक थीटा बराबर 13/12 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया है कि दिया है कोसेक थीटा बराबर 13/12। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। उससे क्या होगा, देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी। हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर जो 12/13 है, सबसे पहले कोसेक थीटा बदलता किसे, तो साइन से। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, सही बात, लंब बटा कर्ण। और हम लोग जानते हैं कि साइन का जो ओपोजिट होता है कोसेक, उसका उल्टा होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण बटा लंब, यानी कि हो जाएगा 13/12। क्या हो जाएगा 13/12। तो यहाँ से जो BC निकलेगा वो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो BC बराबर लिखेंगे क्या, BC बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं BC है क्या, BC है आधार। क्या है, आधार। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर अब माइनस में क्या, लंब स्क्वायर। तो यह कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना 144। तो आपका यहाँ से जो BC का मान निकलेगा वो निकल जाएगा यहाँ से कितना, 9 में 4 जाए कितना 5 और 14 2 कितना 16। तो यहाँ से BC और रूट में 25, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि BC का जो मान निकला वो कितना निकला 5। आसान भी है। और अब यहाँ देखिए यहाँ सबका मान हो गया, लंब का भी, कर्ण का भी और आधार का भी। हमसे पूछा क्या उसको देखते हैं, देखते हैं क्या पूछा हमसे। हमसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब माइनस क्या टेन थीटा। तो देखिए इसका क्या, सबसे पहले फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर देखिए थीटा का मान क्या रख, यहाँ कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दीजिए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ रखने के बाद क्या होता है कि आपका ये सामने वाला लंब रह जाएगा और नीचे वाला क्या आधार ही रह जाएगा। और ये भी है कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह पर बाबू 12 कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। यहाँ कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है 5 अब बटा में कितना हो जाएगा 13 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। तो आपका कितना हो जाएगा 12 और बटा में 5। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, 1 13 कट जाएगा, 13 × 5 = 65, कितना हो जाएगा LCM 65। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 13 × 5 = 65 और 12 × 5 = 60। यहाँ से हो जाएगा आपका 60, 13 × 5 = 65 और 5 = 25, फिर माइनस 5 से कितना बार में 13 बार में, और 13 × 12, 13 दूनी 26 के 6 बाकी 2 और 13 का 13 और 2 13 14 15, यानी 156। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में कौन कौन है, ये पहला और दूसरा दोनों प्लस में, इसको जोड़ दीजिए। 5 + 0 कितना 5 और 6 + 0 कितना 8
और इसमें घटा देंगे कितना 156। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए छोटा में से बड़ा जब भी घटाएंगे तो आंसर कुछ आएगा माइनस में, तो माइनस लगा देंगे और 6 में से 5 घटेगा तो 1 और 15 में से 8 घटेगा 8 7 15 यानी 7, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका -71/65, -71/65। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन त्रिकोणमिति का यही होता है। बस आपको करना क्या है कि फॉर्मूला क्या, साइन बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बराबर लंब बटे आधार। बाकी बात साइन का अपोजिट कोसेक और कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, ऐसे करके ही बनाना है। तो आसान ही क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कॉस a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b का संभावित मान कितना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 ये दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे, साइन a प्लस बी बराबर, ये साइन है ना, तो इधर भी देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना डिग्री का मान, √3/2 60 डिग्री का मान, कितना का 60 का। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, साइन 60 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना 60, a प्लस बी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब अगला क्या दिया है, आगे क्या दिया है कि देखिए इसको, अगला दिया है कि कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। क्या दिया है, कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। जस्ट इसी तरह करना है क्या, कॉस a माइनस बी बराबर, अब कॉस में किसका मान होता है √3/2, किसका होता है 30 का, किसका 30 का, लेकिन कॉस 30 डिग्री, कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से कॉस और कॉस खत्म तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या है कि समीकरण 1 इसको मान लेते, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब अगर a का मान निकालना होगा ना, क्या कीजिए, वो देखो 60 और 30 को जोड़ के a का बड़ा का मान निकालना है, तो 60 और 30 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। और 90 में जब 90 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। और ये को आंसर ये हो गया ए का मान। और बी निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, 60 में से 30 को घटा दीजिए, तो 60 में से 30 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 30, और 30/2 कितना, बी का जो मान होगा, बी का जो मान होगा वो होगा आपका 30/2, यानी कि बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15 डिग्री। तो आपका ए का मान कितना 45 और बी का मान 15। लेकिन ऐसा कब करना है, जब दो संख्याओं का योग दिया रहे और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, तब ऐसा करेंगे। और इसको आप डिटेल से भी बना सकते हैं, विलोपन विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान देना होगा कि एग्जाम में आपका समय का बचत बहुत ही हो जाएगा। कैसे कि अगर दो संख्या का योग दिया रहे और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे, तो जोड़ के अगर 2 से भाग दीजिएगा तो ए का आंसर आ जाएगा, और घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो बी का आंसर आ जाएगा। अब आगे है कि विलोपन विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो b और b खत्म हो जाएगा। क्या है, कैसे क्या है कि एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ से हो जाएगा क्या 2a बराबर 60 30 कितना 90, तो a बराबर हो जाएगा कितना 2 से कितना पद में 45 पद में। तो a का मान यहाँ से आपका हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हो जाएगा, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 1 में क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। निकाले हम लोग किसका मान, a का, तो रख देंगे a की जगह पर, तो हो जाएगा यहाँ से क्या b बराबर 60, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना हो जाएगा घट के, तो 10 में 5 जाए 5 और 1 5 में से 4 कितना 1, यानी कि b का मान कितना 15, a का मान कितना 45। तो ये जो है आपको आप टाइम बचा सकते, कैसे, यहाँ दिया है दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का क्या घटाओ, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कितना 45 और 15, 45 और 15, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का, क्या है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 5x + m के ऐसे शून्य हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1
तब m का मान कितना होगा, यानी कि ये जो m इसका मान पूछ रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैसे देखेंगे, क्या है बहुपद, बहुपद आपके सामने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस m, ये है बहुपद। अच्छा m का मान पूछ रहा है तो हम लोग को पता होना चाहिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये x का गुणांक होता है, ये क्या होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद। तो अचर पद तक पहुंचने में क्या क्या जरूरत है, देखिए समझिए पहले बात, क्या दिया गया है उसको देखिए। तो दिया गया है आपका क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। और बहुपद में हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में कि शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का अंतर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन शून्यकों का योग होता है, क्या होता है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और इसको मान लीजिए समीकरण 1, थोड़ा देर के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना -5। अब यहाँ ए का वैल्यू कितना, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब जानते हैं हम लोग माइनस माइनस क्या प्लस, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या प्लस, प्लस 5। अब 5 को जब 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो जैसे यहाँ माने थे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, उसी प्रकार यहाँ मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 5। तो यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आसान है क्या कि शून्यकों का योग भी है और शून्यकों का अंतर भी है। तो कैसे निकालते हैं, जोड़ के निकालेंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा और घटा के निकालेंगे तो बीटा का मान निकल जाएगा, और नहीं तो विलोपन विधि से आप निकाल सकते हैं अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 और 1 कितना 6, और 6/2 कितना हो जाएगा, तो यानी अल्फा का मान हो जाएगा आपका कितना 3। और आपका बीटा जैसे निकालना है तो बीटा कैसे निकालेंगे, तो 5 में से 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना 4, और 4 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से हमारा अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको चाहिए क्या m का वैल्यू, m क्या है अचर पद है, तो m के लिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं c बाय ए, और क्यों इसका यूज किया, क्या कि अचर पद पूछ रहा है और c क्या होता है अचर पद ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या c अब बटा में कितना a, और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक अगर द्विघात समीकरण है तो कितना शून्यक, 2 ही शून्यक होगा, तो 2 शून्यक कौन कौन से होंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए। तो अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले 3 और बीटा का मान कितना निकाले 2 और c बाय ए। तो अब चलते समीकरण में, c की जगह पर क्या होगा, c की जगह पर m, क्या है m, और a की जगह पर क्या है कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है, 2 3 4 कुछ तो नहीं है। जब कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं हम लोग 1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1, तो a की जगह पर कितना रख देंगे 1 रख देंगे, और 3 दूनी कितना होता है 6 बराबर m बटा 1। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो m गुना 1 m, और यहाँ 6 गुना 1 कितना 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6। यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसान था, क्या था कि शून्यकों का अंतर दिया था, शून्यकों का योग निकाल लिए और दोनों से अल्फा बीटा निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल क्या अल्फा इंटू बीटा और c बटा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 दूनी 6 और c बाय ए यानी m बटा 1, यहाँ से m का वैल्यू कितना 6। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है 24। क्या है कि माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो मीरा की आयु कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। लेकिन माया और क्या मीरा दोनों का आयु का जो वर्तमान आयु मतलब जो अभी जो चल रहा है, तो वर्तमान कितना है कि 6:5, ये दोनों के आयु का अनुपात जो है वो है कितना 6:5, और बोला कि 15 साल के बाद, तो ये अभी है वर्तमान में प्रेजेंट में है कितना 6:5। अब बोला कि 15 साल के बाद, तो क्या करेंगे इसमें 15 जोड़ देंगे, तो 15 साल के बाद इसमें भी 15 जोड़ देंगे, तो 15 साल के बाद का अनुपात कितना हो जाएगा 9:8। कितना हो जाएगा 9:8। कितना था प्रेजेंट में 6:5, अब 15 साल के बाद कितना 9:8। इसको यहाँ से कैसे बनाया जाता है, देखिए ध्यान से,
इसका जो यूनिट है कितना 6 और ये कितना 9, ये कितना 5 और 8, ये दोनों का अंतर देखिए समान है कि नहीं है। तो इस यूनिट में अंतर कितना हो जाएगा 6 और 9, यानी कि 6 3 9 अब 5 3 8। यहाँ से हम लोग ये देखें यूनिट में जो अंतर है वो आपका समान है। यूनिट में अंतर कितना है, समान है। यानी कि ये जो यूनिट में है कितना यूनिट का है, 3 यूनिट। कितना, इसको मान लेंगे यूनिट में लिखा जाता है, कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट। और रियल में कितना का अंतर है, 15 का। कितना का, 15 का, यानी कि 3 यूनिट बराबर 15। फिर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15, ये गुना इधर था के भाग में, यानी कि 1 यूनिट का जो मान होगा ये हो जाएगा आपका कितना 5। कितना हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा किसका, उम्र मीरा का। तो मीरा कौन है, ये कितना है 5 साल। कितना है 5 साल। तो लिखेंगे चूंकि 1 यूनिट बराबर कितना 5, 1 यूनिट बराबर कितना 5, और पूछा कितना किसका, मीरा का। तो मीरा का कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो लिखेंगे 5 यूनिट बराबर कितना 5 गुना 5, यानी 1 में 5 तो 5 में कितना 5 गुना 5 यानी कितना 25 साल। यानी कि यहाँ से जो मीरा का आयु निकलेगा वो आपका निकलेगा कितना 25 साल। ऑप्शन नंबर डी क्या था, फिर से आपको देख लें। फिर से देखिए, माया और मीरा का वर्तमान आयु 6:5, बोला 15 साल के बाद का अनुपात 9:8। यूनिट में अंतर, यूनिट इसको बोलते हैं 6 और 9 को, 5 और 8 को, इसका यूनिट में अंतर 3 यूनिट, और दोनों का रियल जो अंतर है कितना साल का है 15 साल का। तो 3 यूनिट बराबर 15 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15/3, यानी 1 यूनिट का मान कितना 5। अब हमसे पूछा किसका उम्र, तो पूछा मीरा का। अगर 1 यूनिट बराबर 5 साल, तो 1 यूनिट बराबर 5 साल, तो 5 यूनिट बराबर कितना 5 गुना 5 25 साल। बहुत ही आसान। और इस क्वेश्चन को हम लोग x मान के भी बना सकते हैं। तो जब भी देखिए दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे इसको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है कि माया और मीरा का जो वर्तमान आयु है कितना 6:5। जब भी अनुपात में दिया x मान लेंगे। माना कि माया पहले माया, तो माया की आयु कितना, वर्तमान आयु इसका हो जाएगा कितना 6x, और मीरा का कितना वर्तमान आयु 5x है। मान लिए कि माया का वर्तमान आयु 6x और मीरा का कितना 5x। अब बोला कि 15 साल के बाद, अभी है माया कितना 6x, तो 15 साल के बाद का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसका अनुपात कितना है, ये है 5x, ये भी 15 साल के बाद। और दोनों का जो अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 6:5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 6/5। यहाँ कितना है 9:8, इसको कैसे लिख सकते हैं 9/8। तो दोनों के आयु का जो अनुपात है 15 साल के बाद वो कितना है 9:8, यानी इसको लिखेंगे 9/8। क्या लिखेंगे 9/8। अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए 8 × 48x, अब प्लस 15 × 120 बराबर 9×5 45x, अब 15 135। तो जो x बार जाती है उसको एक तरफ कर लीजिए और अचर का जो वो एक तरफ कर लीजिए। जैसे 48x, ई प्लस में इधर था कि क्या माइनस में 45x बराबर 135, ई प्लस में इधर था कि माइनस में 120। तो 45 और 3 कितना 48, यानी 3x बराबर हो जाएगा 5 में 0 5 और 1। तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 15, ये गुना में इधर के भाग में 3×5 = 15, यानी यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो निकलेगा कितना 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। x का वैल्यू आ गया 5। हमसे पूछा किसका उम्र, मीरा का उम्र हम लोग कितना माने 5x। लेकिन चूंकि x बराबर 5, तो मीरा की आयु जो होगा, मीरा की आयु वो माने हम लोग कितना 5x। तो 5 के ऊपर 5 और x के ऊपर x का वैल्यू कितना निकाले 5, तो 5 × 5 कितना 25 वर्ष। तो आप ये क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं, ये भी और ये भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। यदि 2,7, अगला 5,1 और अगला क्या है x,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो और जिसका क्षेत्रफल क्या है 18 वर्ग इकाई है, तो x का संभावित मान क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन है निर्देशांक से। निर्देशांक का जो क्वेश्चन है इस निर्देशांक चैप्टर से बनाएंगे किसे, तो देखिए आप एक त्रिभुज का शीर्ष मतलब ऊंचाई जो है कैसे निकालिए। देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका क्या नाम दे देते हैं, क्या क्या A B और C। पहला क्या है 2,7, अगला क्या है 5,1,
और क्या है x, 3। ये तीनों शीर्ष त्रिभुज के कितने शीर्ष, 3 को, कौन कौन, ए बी सी, तीनों के निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं और जिसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं इसको, बढ़िया थोड़ा फिर से लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्या क्षेत्रफल, दिया कितना है, तो दिया है 18 वर्ग इकाई, यानी दिया कितना है 18 वर्ग इकाई, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसको देखिए क्या होता है इसका, 1/2 इंटू x1 y माइनस वाई, फिर प्लस x2 y माइनस वाई और प्लस x3 y माइनस वाई। ऐसा क्या होता है 23, 31, 12, यहाँ लिख दीजिए 23, फिर क्या 31 और 12। बहुत ही आसान होता है इसका फॉर्मूला याद करने में। क्या है कि पहले क्या कीजिए 1/2, फिर x1 x2 x3 y माइनस वाई y माइनस वाई y माइनस वाई कर दीजिए और 23, 31 और 12 इस पर बैठा दीजिए। अब देखिए आगे, तो यहाँ से जो है x1 y1 जो मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से देखेंगे x1 बराबर x2 बराबर और x क्या 3 बराबर, तो x1 बराबर, देखिए x1 बराबर पहला वाला लेंगे क्या 2, यहाँ से भी पहला क्या 5, यहाँ से भी पहला क्या है x, उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या लेंगे y1 बराबर y2 बराबर और y3 बराबर, तो y1 यहाँ y वाला दूसरा कितना 7, यहाँ दूसरा में कितना है 1 और यहाँ कितना है 3, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, आसान है। अब देखिए अब सबका मान यहाँ रखना है, तो कैसे रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते, देखिए लेकिन 1/2 इंटू x1, तो x1 कितना आराम आराम से रखना है, देख के हड़बड़ाना नहीं है। x1 का वैल्यू कितना है 2, रख देंगे 2, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y3 कितना 3 रख दिए, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 5, यहाँ रख देंगे कितना 5, y3 कितना है, तो y3 है 3, y3 कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, y1 का वैल्यू कितना है 7 और प्लस x3, तो x3 का वैल्यू कितना है x है, तो रख देंगे यहाँ पर x, और यहाँ क्या है y1, तो y1 कितना है 7, रख देंगे 7 और माइनस y2 कितना 1 रख देंगे। एक यहाँ गलती की थी क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 18 है इसके बराबर में भी 18 लेके चलना है, तब तो मेरा x का मान निकलेगा, तो 18 लिख देंगे, यहाँ दिया गया है क्षेत्रफल। अब यहाँ हल कैसे करते देखिए ध्यान से, 1/2 2 गुना 1 में से 3 घटेगा, तो 1 में से 3 घटेगा कितना होगा -2, पहला हो गया कम, देखिए यहाँ 5 गुना 3 में से 7 यानी -4, फिर कितना हो जाएगा प्लस 7 में से 1 घटेगा कितना 6, और 6 गुना x कितना हो जाएगा 6x, अब बराबर कितना 18। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू प्लस माइनस और 2 दूनी कितना 4, प्लस माइनस अब 5 चौके कितना 20, अब प्लस कितना 6x, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 18। तो अभी देखिए यहाँ से कोना कोनी हो जाएगा क्या गुना, इसके नीचे ने कुछ तो 1, तो 1 गुना 1 1 और 18 दूनी कितना 36, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ देखिए पहले माइनस प्लस साइन देगा माइनस का कितना माइनस, अच्छा एक लाइन बढ़ा देते कितना 1/2 इंटू 20 4 कितना 24 माइनस 24 प्लस कितना 6x अब बराबर कितना 18/1, तो यहाँ से हो जाएगा -24 अब प्लस 6x बराबर 18 दूनी कितना 36, यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर कितना 36, ये माइनस में इधर आपका कितना हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 6x बराबर 36 और 24, 6 4 10 के 0 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ से x का जो मान निकलेगा हो जाएगा 60/6, कितना बार में 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना 10, तो x का वैल्यू 10 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 10 है, तो ये ऑप्शन में 10 है, बस इसी को यही आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन कौन हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना x बराबर 10, और -2 भी है इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कहीं और एक थोड़ा सा और बी में भी 10 होता था तो इसका निकालते आराम से मिल गया 10, तो चारों ऑप्शन में 10 कौन ला है, तो पहला ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यानी 25 का। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए और ये निकालिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबका मान रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना 1920 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, यहाँ क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या LCM गुना HCF। तो दो संख्या क्या क्या है, तो देखिए ध्यान से, तो दो को संख्या क्या हो सकता है, एगो पहली संख्या कुछ ना कुछ होगा और एगो दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल यानी गुना होगा, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या LCM। LCM कितना दिया है, तो LCM दिया आपका कितना 1920 और गुना में HCF कितना दिया 16, कितना दिया 16। आज जिसमें से एक संख्या कितना 240 है, तो पहला संख्या हो जाएगा कितना 240। तो हमसे पूछा कौन दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या को वही रहने देंगे, तो कितना हो जाएगा 1920 गुना कितना 16। तो दूसरा संख्या जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, निकलेगा 1920 गुना 16। ये देखिए बराबर के पहले गुना में, तो बराबर के बाद कितना हो जाएगा, क्या कहाँ हो जाएगा भाग में, तो जाएगा 240। तो 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। अब कटाएंगे कैसे, ध्यान से देखिए, 8 दूनी 16 और 8 तिया कितना 24, 9 दो 11 1 12, एक कट जाएगा 3 से, तो 3 6 के 18 बचा 1 1 पर 2 12 और 3 चौके 12, तो यहाँ हो जाएगा 64 और यहाँ कितना 2। तो जो दूसरी संख्या होगा आपका वो हो जाएगा कितना 64 गुना 2। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी कितना 12, यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 128। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान। क्या है, दो संख्या गुणनफल LCM गुना HCF, मान पुट करके निकाल दीजिए। चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कितना 27 नंबर का, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान होता है, सिंपलीफिकेशन है। ये कैसे बनाएंगे, 243 का स्क्वायर और भागा कितना 27 का स्क्वायर और गुना कितना 6 और भागा कितना 18। तो सबसे पहले बोर्डमास में यहाँ जो है क्रिया किसका होता है, सबसे पहले क्रिया किसका, तो भाग का। यहाँ भाग और गुना है, तो ये दोनों में क्रिया सबसे पहले किसका होगा, भाग का। कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे 243 का स्क्वायर, अब भाग है तो इसको लिख देंगे कितना 27 का स्क्वायर, और फिर गुना 6 है, ये भाग है तो कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कितना 18। इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 गो स्क्वायर कितना है, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 243 और गुना कितना 243, अब बटा कितना हो जाएगा 27 और गुना कितना 27 और गुना 6 बटा कितना 18। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, तो ये इससे कटता है 27 से ही 243 कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान से कैसे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 8 56 और 7 नमा 63। तो 7 नमा 63 यानी लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो कोशिश करेंगे कि 27 को 9 बार गुना करके देखते इतना आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे 27 गुना कितना 9, 9 सती 63 के 3 बाकी 6 और 9 दूनी 18 और 6 कितना होता है 24, यानी कि 9 से जब 27 को गुना करेंगे तो 243 क्या होगा आ जाएगा। तो यानी कि कट भी जाएगा कितना बार में, तो 9 बार में ये कट गया, 9 बार में ये भी कट गया। यहाँ कितना 6 तिया कितना 18, 3 से 3 बार में, तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपका 9 तिया हो जाएगा आपका कितना 27। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 27। आसान था। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, यदि 1 बटा लॉग बेस x पर कितना 3 माइनस लॉग बेस कितना 3 पर 5 बराबर कितना 1, तो x का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे 1 बटा क्या दिया गया है लॉग x 3 माइनस कितना लॉग बेस 3 पर 5 बराबर कितना 1। यहाँ से क्या करना है कि देखिए यहाँ ध्यान से देखिए हर जो है क्या है बेस क्या है x, बेस क्या है x, जब इसको अंश में लगेंगे तो इसको पलट जाता है, क्या हो जाता है यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग x था बेस में, अब हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा आधार, यानी बेस हो जाएगा क्या 3, तो हो जाएगा माइनस क्या लॉग
3 और इस पर पावर कितना 5 बराबर कितना 1। अब देखिए ध्यान से क्या है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है कि log m माइनस log m माइनस n बराबर log m/n वो फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, log 3 तो अपने स्थान पर रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना m/n यानी log x/5 कितना x/5 अब बराबर में कितना 1 बराबर कितना 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और होता है क्या कि log b और a, अगर बेस a है और यहाँ कितना x, तो यहाँ से जो कि b का जो वैल्यू होगा या b का जो मान होगा वो हो जाएगा क्या b बराबर a पर पावर x, a पर पावर क्या हो जाएगा x। तो यहाँ देखिए ध्यान से क्या है कि अगर log बेस क्या हो a हो, तो यहाँ से b का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना a पर पावर x हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा आपका क्या x/5 और ये 3 पर पावर 1 हो जाएगा। 3 पर पावर कितना हो जाएगा, जिस तरह यहाँ a पर पावर x हो गया था उसी प्रकार यहाँ 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी किसी का भी पावर अगर 1 है तो वो संख्या खुद हो जाएगा कितना 3, इसके नीचे ने कुछ तो 1 x गुना 1 कितना x और 5 दिए कितना हो जाएगा 15, यानी कि x का जो मान हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि इसको अगर ऊपर लिखना है तो इसका बेस उल्टा हो जाता है, x था नीचे में हो जाएगा कहाँ ऊपर में, ये को काम हो गया। दूसरा फॉर्मूला बनेगा log m माइनस log n m/n, तो log 3 यहाँ था रख दिए इसको, और n था तो m/n यानी x/5 कर दिए। और यहाँ से जो फॉर्मूला है log b a है बेस और पावर कितना b बराबर कितना x, तो b का जो मान होता है तो b बराबर हो जाएगा a पर पावर कितना x, तो यहाँ पर कितना है 3, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1। इसको हल कर लिए, इसका मान कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन 29 नंबर, ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या है कि यदि ए बी और सी की औसत आयु कितना है 22 वर्ष है और तथा बी और सी की औसत आयु कितना 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी। इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मूला होता है कि एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी बटे नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। एवरेज बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। क्या है कि ए बी सी की औसत आयु कितना है 22 साल लिखेंगे, क्योंकि ए बी और सी की औसत आयु बराबर कितना साल है 22 साल, 22 वर्ष है। औसत आयु अगर 22 साल है और ए बी सी यानी कितना आदमी है, कितना मतलब अगर ए बी सी कोई नाम है तो कितना आदमी है 1 2 और 1 3, यानी कि यहाँ जो एवरेज की जगह पर आएगा वो आएगा कितना 22, कितना आएगा 22। और हमको क्या निकालना है कि अगर तीनों का औसत आयु है कितना 22, यानी लगभग कितना है 22 है, तो तीनों का योग कितना होगा, तीनों का आयु का योग कितना होगा, कितना साल का तीनों का होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं सम ऑफ क्वांटिटी, इसको वही रहने दीजिए। अब बटा नंबर कितना है 3, तो यहाँ से आपका जो आयु वाई मतलब आयु का जो योग होगा वो हो जाएगा कितना 22 दिया कितना 66 वर्ष, कितना हो जाएगा 66 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और सी के आयु का योग। तो योग जो होता है सबसे आसान क्या कीजिए कि एवरेज को कितना है 3 हो ना, तो एवरेज को 3 से गुना कर दीजिए। 22 गुना 3 कितना साल 66 साल, यानी कि यहाँ जो हुआ ये तीनों का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग, तीनों का योग कितना हो गया 66 साल। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोला कि बी और सी की औसत आयु 25 साल। अब लिखेंगे चूँकि बी और सी की औसत आयु, तो बी और सी की औसत आयु कितना है 25 साल, कितना है 25 साल। तो दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, लिखेंगे बी और सी के आयु का योग कितना हो जाएगा। योग कैसे निकालेंगे, तो वही 25 है ना एवरेज, और कितना आदमी है 2 को, बी और सी है तो 2 को इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 25 गुना 2 कितना 25 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा 50 वर्ष, यानी कि दोनों के आयु का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। अब देखिए
ये है बी और प्लस सी का। अब बताइए कि तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का 66 और बी प्लस सी का 50, तो बी प्लस सी अगर 50 है तो ए का मान नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, तो ए का निकालने के लिखेंगे ए की आयु, ए की आयु। तो ए की आयु बराबर कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटा देंगे किसका, बी प्लस सी को। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 66 और माइनस कितना बी प्लस सी कितना 50, तो कितना हो जाएगा 50 10 60 यानी 16 साल। कितना साल 16 साल, यानी कि ए की जो आयु होगा वो कितना साल का हो जाएगा 16 साल का। हमसे पूछा कि नहीं ए की आयु बताना है, लेकिन कब 9 साल के बाद बोला, तो 9 साल के बाद अगर अभी 16 साल का है तो इसमें 9 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 9 साल के बाद कितना हो जाएगा, 9 साल के बाद हो जाएगा आपका कितना 16 9 25 साल। कितना हो जाएगा 25 साल, यहाँ लिख देना 16 9 से ऑप्शन बाय ऑप्शन नहीं, तो इसको जल्दी बना के निकालना कितना 25 साल। तो आसान क्या होता है इसमें, क्या करना है सबसे आसान क्या है, देखिए ऐसे भी बना सकते हैं कि 3 तो है ए बी सी और औसत कितना है 22, तो योग क्या होता है कि जितना है आदमी उसको इससे गुना कर दे, क्या है 3 गो, तो 22 दिया कितना 66, 22 दिया कितना 66 और 2 है कौन कौन बी और सी, इसका आयु का औसत कितना है 25 साल, 2 गो है तो योग कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50, ये तीनों का ये 2 गो का, तो ए का कितना हो जाएगा यहाँ से घटा लेंगे कितना 6 और 1 कितना 16 है। अब बोलेगा 9 साल के बाद, तो 9 साल के बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 9 16 9 क्या 25, ये आसान भाषा में भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप है 120 मीटर है और किन्हीं 2 समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस जो है वह 15 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो कैसे बनाएंगे, तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। नाम दे देते ए बी सी और क्या डी, तो सभी भुजा इसकी बराबर, सब मतलब सभी भुजा आपस में बराबर होती है। अब क्या परिमाप क्या दिया लिखा है, लिखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप। तो सम चतुर्भुज का परिमाप दिया है 120 मीटर, 120 मीटर। आज सभी भुजा आपस में बराबर, यानी वर्ग भी कर सकते हैं इसको, तो सभी भुजा आपस में बराबर हो तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, क्या हो जाएगा या चारों भुजाओं का योग, तो वही बात होगा 4 गुना भुजा, तो कितना हो जाएगा 120 लिखेंगे, इसलिए भुजा बराबर, तो यहाँ से भुजा जो निकलेगा वो हो जाएगा 120, ये गुना में इधर आके भाग में 4 दिया 12 लिखेंगे, इसलिए भुजा बराबर, इसलिए भुजा बराबर कितना 30 किस मीटर में 30 मीटर, यानी कि ये जो समचतुर्भुज है सभी भुजा इसका कितना है 30 मीटर का, कितना मीटर का 30 मीटर का। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 15 मीटर। तो दूरी कैसे कहाँ से निकालते हो, ये कोना से ऐसे करके निकालेंगे, तो मान लीजिए ए बी सी डी, इसको मान लेंगे ई कितना हो जाएगा 15 मीटर। कितना है इसका दूरी, इसके बीच की दूरी कितना है 15 मीटर। अब बात करें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, लेकिन यहाँ पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण तो लगेगा नहीं। तो एक बात समझिए, देखिए समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आधार गुना ऊंचाई, तो वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन बात यह है कि समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज को हम क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो समचतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं कि आमने सामने की भुजा इसमें क्या है बराबर है, तो वहाँ इसका फॉर्मूला वहाँ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, लेकिन चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना क्या ऊंचाई। तो बस यहाँ ध्यान ये देना है कि सभी समचतुर्भुज क्या होती है समांतर चतुर्भुज होती है, क्योंकि समचतुर्भुज में भी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने, तो ये भी तो आमने सामने आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आधार जो होता है ये कितना है आधार, ये आधार है 30, कितना है 30, और इसका ऊंचाई जो है वो कितना है 15, कितना है 15।
तो 15 दिया कितना 45, 450। आज क्षेत्रफल है डाटा का जो मीटर में, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ भी ध्यान देना है कि बना के भी एक नहीं कि यहाँ की गलती करते हैं। यहाँ भी देखिए यूनिट किस में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ क्या मीटर में, तो यहाँ मीटर में, ये सभी मीटर में, ये भी मीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। बस थोड़ा ध्यान ये देना है कि सभी समचतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होती है, असम चतुर्भुज सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस आसान क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन नंबर 30। और अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि किसी कार का क्रय मूल्य कितना है, 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 15 लाख। यानी कार का क्रय मूल्य कितना है, 15 लाख। राजू ने इसे 5% लाभ पर किसको बेच दिया, मोन्टू को बेच दिया। बाद में मोन्टू ने इसे 2% हानि पर फिर राजू को ही बेच दिया। तो लेन देन में कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। पहला नंबर क्या है कि ये दिया गया है आपका कि सीपी दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 15 लाख। 1 2 3 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000, 1,50,000। अब देखिए ध्यान से, सीपी कितना, 1,50,000, और कितना परसेंट लाभ पर, तो परसेंट प्रॉफिट कितना दिया है, 5%। कितना, 5%। अब देखिए राजू जो है मोन्टू को बेच दिया। तो राजू जो मोन्टू को बेचा, तो ये कितना में बेचा, तो क्या विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर सीपी इंटू सीपी से क्रय मूल्य, यानी 100 प्लस प्रॉफिट अब बटा कितना 100। ये एक फॉर्मूला होता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो लिखेंगे सीपी कितना दिया है, तो 15 पर 1 2 3 4 जीरो, और 100 अब प्लस कितना 5 बटे कितना 100, तो हो जाए कितना 15 पर 1 2 3 4 जीरो, 105 अब बटा कितना 100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। तो यहाँ से बचेगा कितना 1500 गुना 105, तो हो जाएगा कितना 15 पचे 75, 15 पचे 75 के 5, बाकी कितना 7, और 15 गुना 10 कितना 150, और 150 प्लस 7 कितना 157, 157 कितना जीरो बैठाना है, डबल जीरो बैठाना है, यानी कि हो गया 15,75,00। इसका जो कार का जो विक्रय मूल्य हुआ वो इतना हो गया। अब देखिए इतना कार का क्रय मूल्य था, इतना में क्या किया, बेच दिया। अच्छा, अगर कोई भी आदमी आपको बेच रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। यानी कि ये जो राजू ये चीज़ कार को जो इतना में बेचा मोन्टू को, तो राजू के लिए ये हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन मोन्टू के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो लिखेंगे मोन्टू का क्रय मूल्य। देखिए ध्यान से लिखेंगे मोन्टू का क्या सीपी बराबर, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15,75,000, 15,75 पर डबल जीरो, 15,75 पर कितना डबल जीरो, इतना रुपया हो गया क्या मोन्टू का क्रय मूल्य। अब मोन्टू क्या किया, इसको खरीद के फिर 2% हानि पर लॉस करके कितना राजू को ही पुनः बेच दिया गया। तो इसका जो परसेंट लॉस है वो कितना 2%। अब ये जो मोन्टू बेचा है राजू को, तो ये कितना बेचा है, तो कैसे निकालेंगे इसको, लिखेंगे एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू 100। यहाँ प्रॉफिट था तो प्लस कर दिए, यहाँ लॉस है क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 2 बटा कितना 100, या यहाँ एक बार फॉर्मूला ही लिख लेते लॉस, एल से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 15,75 पर कितना डबल जीरो, और गुना 100 माइनस कितना 100 माइनस लॉस कितना हुआ है 2 बटा कितना 100, तो यहाँ से हो जाए कितना 15,75 पर डबल जीरो गुना 100 में 2 जाए कितना 98 अब बटा कितना 0 0, तो 2 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से हो गया कितना 15,75 गुना 98, 15,75 गुना 98, इसको गुना करना है 15,75 गुना कितना 98, 8 पंजे 40 के शून्य बाकी 4, 8 सते 56, 56 4 60 के शून्य बाकी 6, 15 8 120, 8 6 कितना 126, यहाँ हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 बाकी कितना 4, बाकी कितना 4, 9 सती 63, 63 और 4 67, बाकी कितना 6, 15 नमा 135, 135 7 6 141, 0 5 7 6 13 के 3
4 14 1 15 यानी 15 43 50, 15 43 50, 15 43 और कितना 50, ये इतना रुपया। अब समझिए इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य इतना, बेचा जब मोन्टू को तो विक्रय मूल्य कितना 15,75,00। अब ये जो बेचा तो इसके लिए विक्रय मूल्य, राजू के लिए क्या विक्रय मूल्य, मोन्टू के लिए क्या क्रय मूल्य। फिर क्या किया, इसको बेच दिया कितना % लॉस पर, 2% के लॉस पर। तो राजू पहले इतना में बेचा था और राजू फिर खरीदा कितना में, इतना में राजू फिर खरीदा। तो ये जो ऑप्शन है कि राजू का बताइए क्या लाभ या हानि, बताइए राजू का लाभ या हानि बताइए। तो देखिए ध्यान से अब क्या होगा कि राजू का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, राजू का विक्रय मूल्य क्या ये, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्या क्रय मूल्य, माइनस क्या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 15,75,00 और माइनस करना इसके नीचे कर देते 15 43 कितना 50। तो ये हो जाएगा आपका 0 और 10 में 5 जाए कितना 5, 4 में 3 जाए 1 और 7 में 4 जाए कितना 3 और ये कट जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा। यानी कि जो लाभ हुआ कितना हुआ, राजू को लाभ फिर भी लाभ हो रहा है, फिर 2% लॉस पर बेचा है तो लाभ ही होगा कितना 3150 रुपया, कितना 3150। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस फॉर्मूला से इसको आप बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना है 32, क्या है, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको 2 नियम से, एक शॉर्ट नियम जो बहुत अच्छा नियम होता है, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। मतलब कि 2 गुना, कितना गुना 2 गुना, लिखेंगे 2 गुना, ये कैसे बनाएंगे 2 गुना हो जाता है कितना वर्ष में 8 वर्ष में, 2 गुना 8 वर्ष में कितना गुना पूछ रहा है 4 गुना, कितना गुना 4 गुना। तो 4 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, नहीं 2 दूनी 4, इसको लिखेंगे 2 पर 2 पावर इतना गुना कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना अगर 8 वर्ष में, 2 गुना कितना वर्ष में 8 वर्ष में, तो पूछा 4 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। तो 4 गुना को कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, तो ये जो पावर होता है ना यहाँ आके गुना हो जाता है। 8 गुना, इसको बराबर कर लेते हैं 8 गुना कितना 2, 8 गुना 2 कितना साल में 16 साल में, बस 4 गुना हो जाएगा कितना साल में 16 साल में, बस इतना आसान से बन गया। क्या है कि 2 गुना अगर 8 वर्ष में, 2 गुना कितना वर्ष में 8 वर्ष में, बोला 4 गुना कितना वर्ष में, तो 4 गुना को कैसे लिख सकते 2 पर पावर 2, और यही जो पावर है ना इधर आके क्या हो जाता है गुना हो जाता है, 8 दूनी 16, बहुत ही आसान। लेकिन इसको अगर आप डिटेल में बहुत बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे और में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x है, क्या है मूलधन बराबर x है, और बोला कि अगर मूलधन x है तो ये 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो हो जाती है का मतलब मिश्र धन, हो जाती है का मतलब क्या मिश्र धन, लिखेंगे इसलिए मिश्र धन बराबर, इसलिए क्या मिश्र धन बराबर, तो कितना गुना हो जाती है 2 गुना, तो यहाँ x है मूलधन, तो ये हो जाएगा कितना मिश्र धन 2 गुना यानी 2x। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या a बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100, इस पर पावर कितना n, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, a को मिश्र धन से सूचित करते हैं 2x, अब मूलधन कितना है x, तो हो जाएगा कितना 1 प्लस R बटा 100, अब पावर पर n का मतलब क्या कितना साल में, तो ये है 8 साल में, कितना साल में 8 साल में। अब देखिए x से x को काट सकते हैं, तो 2 बराबर हो गया यहाँ से कितना 1 प्लस R बटा 100 पर पावर कितना 8, इसको अभी रहने दीजिए। अब आगे क्या है आगे समझते हैं, आगे है कि 4 गुनी हो जाती है, तो फिर लिखेंगे पुनः में लिखेंगे कि माना कि मिश्र धन x, माना कि मूलधन x, मूलधन कितना x, माना कि मूलधन x, अगर मूलधन x अब फिर 4 गुनी हो जाती है, यानी हो जाती है मतलब क्या मिश्र धन, तो लिखेंगे इसलिए मिश्र धन बराबर, इसलिए मिश्र धन बराबर कितना 4x, कितना हो जाएगा 4x। फिर वही फॉर्मूला का यूज करना है क्या a बराबर p इंटू 1 प्लस R बटा में 100, अब पावर कितना n। अब यहाँ n का मान क्या होगा, कुछ नहीं, क्या कि यहाँ n जो है पूछा जा रहा है कितना वर्ष में, n को किससे सूचित करते हैं t या n को समय से सूचित करते हैं। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा 4x और मूलधन कितना x इंटू 1 प्लस R बटा 100, और समय यहाँ का पता नहीं है वो पूछ रहा है, तो x से x को काट देंगे तो 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100 पर पावर कितना n।
अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये 2 का मान है इतना, ये ना 2 बराबर इतना, तो 4 को हम लोग 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए ऐसे बना सकते हैं, 2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 4 को कैसे बना दिए? 2 पर स्क्वायर लिख दिए। अब बराबर कितना? 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर n। यहाँ आराम से देखिए ध्यान से, 2 का वैल्यू इतना है, तो 2 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर कितना? 8। ये हुआ आपका 2 का, और 2 पर स्क्वायर है तो इस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर कितना? n, पर पावर कितना? n। अब यहाँ देखिए a पर पावर m होल पावर n, तो गुना क्या हो? गुना हो जाता है, 8 दूनी कितना? 16, तो जाएगा 1 प्लस आर बटा में 100 और पावर कितना? 8 दूनी कितना? 16 बराबर कितना? 1 प्लस आर बटा 100 पावर कितना? n। तो यहाँ से देखिए बराबर में ये दोनों कट गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया? तो n बराबर हो गया कितना? 16 वर्ष। आंसर हो गया कितना? 16 साल। अगर आप शॉर्ट नियम बहुत आसान होता है, और आपको तो विस्तारित रूप से बढ़िया से लॉन्ग से बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, आसान ही है। तो ई भी आसान है। देखिए यहाँ समय का बचत बहुत होगा कि 2 गुना अगर 8 वर्ष में, तो 4 गुना पूछ रहा है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 8, ये स्क्वायर यहाँ के गुना हो जाता है, तो 8 दूनी कितना? 16 साल। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो। यानी इससे क्या घटाएगी? यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्गमूल निकाल लीजिए, सबसे आसान तरीका होता है क्या? 5970 का वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो पीछे से 2 अंक पर रेकरिंग दे देंगे। क्या हो जाएगा? फिर कितना लगाएंगे? 7 49, 8 8 64, 8 8 64 से नहीं होगा, 7 कितना से होगा? 49 से, तो 7 कितना? 49, तो घट के कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1, है ना। अब यहाँ कितना? 7 7 14, यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे। अब जब भी उतरेगा तो दोनों अंक साथ में ही उतरेगा, तो हो जाएगा कितना? 70। अब कितना बार में लगाएंगे? तो 5 6 7 8 8 7 बार में लगाते हैं। कितना बार में? 7 बार में। तो यह कितना? 7 7 49 के 9, 49 के 9, बाकी कितना? 4, आज 14 7 98, 98 4 102, तो हो जाएगा कितना? 102। तो 10 में 9 जाएगा कितना? 1, यहाँ से 1 पे जाएगा कितना? 6, 6 में 2 जाएगा कितना? 4, यहाँ क्या? 0 से 0, 1 से 1, कहानी खत्म। यानी कि ये जो संख्या है 5970 से बोला कि कितना घटाया जाए, तो जो शेषफल बचता है उसी को घटाया जाता है। जो शेषफल बचता है उसी को क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। और ये क्या? 77 बार में। कितना बार में लगा? 77 बार में। यानी कि इस 77 बार में कब लगेगा? पूरी जब 41 को क्या करेंगे? 41 घटेगा तो जो संख्या वो 77 बार में लग जाएगा, यहाँ कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे? लेकिन अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 5970, अब माइनस शेषफल को घटा देंगे, तो 10 में 1 जाएगा कितना? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 में 4 जाएगा कितना? 2, तो 5929 हो जाएगा, है 5929। क्या निकाल दिया? ओ सॉरी, क्या घटाया जाए? पूछा कि क्या घटाया जाए, तो ये नहीं निकालना कि कितना घटा के कितना हुआ, ये नहीं निकालना है। बस ये निकालना है कि ये मतलब घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग को क्या घटाना पड़ेगा? तो 41 घटाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा कितना? 41। ये हो जाएगा आपका सवाल का आंसर कि वह छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से घटाने पर, तो कितना से घटाने पर, तो कौन सा संख्या इसमें से घटा दें? तो 41 को घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 41 का इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 41। बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? यदि समांतर श्रेणी के 11वें पद और 18वें पद का अनुपात दिया गया है 2:3, तो इसके प्रथम 5 पदों का योग का इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात पूछ रहा था कि कैसे बनाएंगे इसको। क्या है कि 11वें पद का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जैसे कि 11वां पद जैसे निकालना है तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए 11 बराबर कैसे होता है? a प्लस 11 का वैल्यू देखें, 11 माइनस 1 इंटू डी,
तो जाएगा क्या a प्लस 10 में एक जाएगा कितना, 11 से एक जाएगा कितना 10d, तो यानी 11वां पद जो होगा a प्लस 10d। तो इसका मतलब याद करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपसे 11वां पूछे ना तो एक कम कर दीजिए, यानी a प्लस 10d। 18वां पूछे तो a प्लस 17d। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। देखिए क्या है कि 11वां पद और 18वें पद का अनुपात, तो 11वां पद को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a प्लस कितना 10d, ये हो गया 11वां पद। और 18वां पद तो अनुपात में तो यानी कि क्या बटा में लिख देंगे कितना a प्लस कितना 17d। और ये दोनों का जो अनुपात है कितना 2:3, इसको बटा में लिख सकते कैसे 2/3। यहाँ से a और d का अनुपात निकालते कैसे, देखिए ध्यान से। 3 गुना a कितना हो जाएगा 3a, अब प्लस 10 दिया कितना 30d बराबर कितना 2 गुना a 2a और 17 दूनी कितना 34d। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए a को अलग कर दीजिए, 3a प्लस में इधर आके माइनस में 2a, इधर बराबर में कितना 34d, प्लस में इधर आके माइनस में 30d। तो यहाँ से हो जाएगा कितना a नहीं 3 में से 2 घटेगा कितना a हो गया, a को हो गया। और 34 में से कितना 30, 34 में से 30 कितना 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4d। और जब a अनुपात d का मान निकालेंगे, a अनुपात d का, तो याद रखिएगा जब बराबर में a है यहाँ 4, तो ये 4 आ जाएगा a में, और एक और d के लिए क्या बच जाएगा कुछ नहीं, यहाँ कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 और 1, ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो a का जो अनुपात है कितना 4 और d का कितना 1, a का मान कितना 4 और d का 1, यहाँ हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा क्या कि आप बताओ कि प्रथम 5 पदों का योग और प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात, योग का फॉर्मूला। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमसे पूछा S5 अनुपात S10 यानी 5 प्रथम 5 पदों का और प्रथम कितना 10 पदों का। तो योग क्या होता है Sn होता है योग, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से हो जाएगा क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, अनुपात यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। अब देखिए n की जगह पर क्या है Sn बोलते हैं इसको Sn, तो n की जगह पर कितना है 5, तो n की जगह पर यहाँ रख देंगे क्या 5/2। 2a तो a का वैल्यू कितना है, a का कितना मान 4, तो a की जगह पर रख देंगे कितना 4 प्लस n-1, तो यहाँ कितना 5-1, और d का मान कितना 1, तो यहाँ रख देंगे 1 अनुपात। अब देखिए अनुपात में यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ n के लिए यहाँ का n क्या हो जाएगा Sn, n कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना 10 बटा में कितना 2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 4, यहाँ लिख देंगे 4 प्लस n का वैल्यू कितना, तो 10 माइनस 1, और d का मान कितना है यहाँ 1, तो यहाँ रख देंगे 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कितना 5/2, 4 दूना में कितना 8। अब 5 में से देखिए 5 में से एक जगह 4, और 4 गुना 1, तो यहाँ 4 ही हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा कट जाएगा के बाद है 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपको कितना 5, और यहाँ 4 दूना में कितना 8, और प्लस 10 में एक जाएगा कितना 9, 9 गुना 1 कितना 9, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5/2 और गुना में 8 4 कितना 12, अनुपात 5 गुना में 9 8 कितना 17, तो 5 से 5 कट सकता है, अनुपात में 2 से ही कट जा सकता है, कितना 6 बार में, तो हो जाएगा 6 अनुपात कितना 17, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा कितना 6:17। 6:17 है कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ 17:6 भी है, गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान से ऑप्शन बना के एक बार आराम से देखना है कि कौन वाला ऑप्शन है। देखिए 6:17 17:6, गलती ना हो जाए, तो 6:17 हो जाएगा। आसान था, बहुत ही आसान। इसमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला 11वां पद पूछे तो 1 कम कर देना है, और ऐसे इनका फॉर्मूला जानते होंगे, ऐसे भी रिवीजन करते होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर क्या है कि एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि धारा जो बह रही है वो है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, और आदमी जो है, आदमी का जो चाल है वो है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की दिशा में याद रखिएगा, जब धारा की दिशा में दोनों साथ साथ बहे यानी कि अनुकूल प्रवाह हो तो वहाँ क्या होगा, दोनों का चाल क्या होगा जुट जाएगा, अब प्रतिकूल रहे क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि धारा की दिशा में धारा भी इधर जा रहा है और आदमी भी जो है इसी के साथ बह रहा है, तो दोनों का जो चाल होगा यहाँ जुट जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आसान, बहुत आसान है
क्या लिखे, दूरी कितना है 37 किलोमीटर। लिखेंगे फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी कितना तय किया, 37 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया, 37 किलोमीटर। आज चाल यहाँ दो प्रकार का है, तो धारा का, दूसरा क्या है, आदमी का। तो पहला जो धारा का चाल है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी का चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ साथ बह रहा है तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से चाल कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 धारा का और आदमी का 6, दोनों का जुड़ जाएगा। आज समय हमसे पूछा तो समय को टी मान लेंगे। समय हमसे पूछा क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 37 अब बराबर 6 3 कितना, 9 गुना टी, नो टी, ठीक है। तो टी बराबर कितना, 37 गुना में, इधर आके कितना, भाग में, तो कटा दीजिए कितना, में 9 चौके 36, 1 37 बटे 9 चौक 36 और बचा कितना, 1 बटा कितना 9, यानी कि समय जो होगा वो होगा इतना घंटा ना, इतना घंटा। कितना, 4 पूर्णांक 1 बटा 9, 4 पूर्णांक 1 बटा 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आसान था। क्या है, इसका थोड़ा सा नहीं दिमाग लगाना कि धारा की दिशा में दोनों साथ साथ बह रहा है तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। समय पूछा है, समय को टी मान लिए। आसान क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्त बना लिए। अब वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है, ये जैसे कि वृत्त को टच करते हुए जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, है ना। जो वृत्त को छूते हुए, टच करते हुए जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श रेखा बोलते हैं उसको। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से। बोला कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो स्पर्श रेखा यहाँ है ना, देखो यहाँ एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। और त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो गया, इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र, बीच वाला केंद्र से कितना, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, यह कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। बिंदु से यहाँ से जो ई है, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये त्रिज्या, इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बिंदु है यहाँ से और इसका जो वृत्त पर स्पर्श रेखा, इसका क्या करना है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे ये ओ, ये ए और ये क्या, बी, ओ ए बी मान लिए। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या, कर्ण हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। और ये इस पर का ए भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब बराबर डायरेक्टली करते रूट में, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और माइनस क्या, आधार का स्क्वायर, कितना, 4 का। तो 25 और 4 जो कितना, 16। अब 25 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा, 9। और रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। यानी कि ये जो लंबाई ए बी की जो लंबाई होगी, जो कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या करना है कि एक त्रिज्या, यहाँ ये जो केंद्र से ये बिंदु पर खींची गई कितना लंबाई इसका, 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या कि बताओ कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो ये जो देखे ध्यान से, तो इसको देखिए समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बहुत ही आसान था। चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 37 है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना में 5 और 6 का अंकित मान का योग होता है। अंकित मान क्या होता है, जैसे कि 6, 1, 8, 2, 7, 3 और 5, 4 अंकित मान। 6 का अंकित, 5 का अंकित मान, तो 5 का अंकित मान जो होगा वो 5 ही होता है। और 6 का अंकित मान कितना, 6 ही होता है। बोला दोनों का योग, तो 6 प्लस कितना, 5 और 6 5 कितना, 11। बस यही हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगर अंकित मान पूछे तो वही हो जाता है, लेकिन यदि इसका स्थानीय मान पूछता तो कैसे निकालते, तो 6 का स्थानीय मान क्या कैसे होता है, 6 गुना में कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 1 7,
यानी हो जाता है 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी इसका इतना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है। और 5 का जो स्थानीय मान होता है वो तो 5 लास्ट में कितना, एक अंक, एक 0 इतना। अब ये दोनों का योग जो हो जाता है कितना हो जाता है, 6 1 2 3 4 5 और कितना 50। तो स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर होता है। अंकित मान तो वही लिखिए, 6 का अंकित मान 6 ही होगा और 5 का 5 होगा। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछे तो 6 के बाद जितना भी अंक है उतना 0 बैठा दीजिए, इधर भी जितना उसको जोड़ दीजिए। तो ऐसे स्थानीय मान और अंकित मान के ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर इसको देख के जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए जो अगला क्वेश्चन 38 नंबर, ये क्या है कि यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम है। देखिए आसान कि कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले आसानी से क्या करते हैं, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, जो भिन्न दिया है उसको हम तोड़ते, कैसे देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। लेकिन 9.1/11%, इसको कैसे बना सकते हैं, 11 नंबर 99, 99 1 100, 100/11%, तो हो जाएगा 100/11%, को नीचे ले देंगे 100 से कितना हो जाएगा, 20 खत्म, ये हो गया 1/11। यहाँ तक हम लोग क्या किए, यहाँ खाली सिर्फ ये जो डाटा दिया था इसको हल कर लिए कि इसका मान हो जाएगा कितना, 1/11, 1/11। अब यहाँ देखिए ध्यान से इस शब्द को पकड़िए, क्या है अधिक, क्या है अधिक। अधिक का मतलब क्या है कि जोड़ना है, तो अधिक अंश में हर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो बढ़ के हो जाएगा कितना, 12/11, 12/11। ऐसे भी जोड़ना है तो 1/11 आप +1 कर दीजिए, तो वही हो जाएगा 11 12/11। तो ये इसका फ्रैक्शन था 1/11, बढ़ के हो गया ये 12/11। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला, ऋचा की आय मीना की आय से अधिक है, मीना की आय से अधिक है, तो मीना की आय से अधिक है किसकी आय, ऋचा की आय, तो दोनों में से अधिक कौन आया है, 12, तो 12 इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ऋचा का, किसका हो जाएगा, ये ऋचा का। और किससे अधिक है, तो मीना की आय से, तो ये आपका हो जाएगा किसका, मीना का, क्या हो जाएगा, मीना का। यहाँ आसानी से कर लिए कि ऋचा की आय ज़्यादा है तो ज़्यादा में लिख दिया और कम जिसका है उसको कम में कर दिया। तो सवाल आगे क्या कहते हैं कि मीना की आय जो है ऋचा की आय से, वो जिसमें से लगा देना उसको नीचे में लिखा जाता है, से को जो लगा दे उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, तो बोला कि मीना की जो आय है वो ऋचा की आय से कितना अधिक है, ऋचा की आय से कितना कम है, सॉरी कितना कम है, तो ऋचा की आय से मीना की आय कितना कम है, ये 12 है, ये 11 है, तो कम कितना, 1 कम है। और किसका रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, तो ऋचा की, ऋचा का, ऋचा में से लगा है, तो ऋचा कौन बोला, 12 हो गया, तो लिखेंगे कितना कम है, तो कम है 1, कम कितना है 1, ताकि 11 ही 12, तो ऋचा से मीना कितना कम है, 1 कम है। और किससे कम है, तो ऋचा से, तो ऋचा का कितना है 12। अब परसेंट में निकालना है आंसर, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 100/12। इसको कटाएंगे 4 से के बार में 25 बार में, आज 4 से के बार में 3 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 3 8 24, 8.1/3, 8.1/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 8.1/3, 8.1/3। ओह अच्छा, देखिए यहाँ क्या किया गया, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्या किया कि कटाया नहीं है, क्या कर दिया है, ऐसे भी इसको भी हल कर सकते हैं, 8.4/12, तो 8 और 4 दिया 12, यानी 1/3 आपका ये हो जाएगा। या ऐसे क्या है कि 100/12, 12 96, 12 96, 96, 97, 98, 99, 100, यानी 4, ऊपर में 4 और नीचे में 12। तो इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि पहले आप इसको हल कर लीजिए, हो गया कितना, 1/11। बोला अधिक, तो अधिक क्या करेंगे, अंश में हर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 11 1 12। बोला कि ऋचा की आय मीना की आय से अधिक है, तो मीना की आय से अधिक है, यानी मीना की आय कम है, तो कम वाला मीना और अधिक वाला क्या, ऋचा। अब बोला कि मीना की जो आय है ऋचा की आय से अधिक है, तो ऋचा की आय से कितना, सॉरी ऋचा की आय से कम है, तो कितना कम है, 1 कम है, तो किसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ऋचा के रिस्पेक्ट में। ऋचा है कितना 12, तो परसेंट था तो 100 लगा, इसको हल कर लिया आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, परसेंटेज क्या था। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम,
आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका इसमें कैसे निकाला जाता है, तो माध्यिका को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पहले से है यानी कि ये बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है हमको, क्या करते हैं, तो माध्यिका दिया है 19। तो माध्यिका क्या होता है, जैसे देखिए इसमें क्या अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो ये जो बीच वाला जो संख्या होता है वही माध्यिका होता है, बीच वाला संख्या। लेकिन यहाँ अगर आपका विषम में रहता है, जैसे 11 को संख्या रहे तो 11 को है, तो इधर आगे से भी 5 हटा लीजिए, अब पीछे से भी 5 हटा लीजिए, तो बीच में जो छठा संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि नहीं, सम संख्या हो गया 8 को, तो बीच में क्या 4 इधर 4 इधर, तो बचा कुछ नहीं बीच में। तो यहाँ के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 3 को साइड इधर कर लीजिए और 3 ठो इधर साइड कर लीजिए, बचा क्या था 2 को, तो 2 को इसका माध्यिका हो जाएगा। तो 2 को क्या हो जाएगा, x + 4 और x + 8। इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब कितना अंक हुआ, तो 2 अंक नहीं हुआ, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अभी माध्यिका दिया कितना है, 19 दिया गया है। समझ के बाद अगर 8 की जगह पर 9 रहता तो 4 हटा देते, इधर 4 इधर, तो बीच वाला संख्या हो जाता है। लेकिन यह सम संख्या है, तो 2 को बचा, तो 2 बेस कितना, 2 से भाग दे देंगे। इसका माध्यिका दिया कितना है, 19। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए x + x कितना 2x, अब प्लस 8 4 कितना 12 और 19 दूनी कितना 38, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 38, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा कितना 6 2 और कितना 1 16। ठीक है, हाँ ठीक है, 8 में नहीं, ये 2 हो जाएगा सच 2 ना, हाँ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से कितना बार में 13 बार में, तो यानी x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 13, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग जानते भी होंगे। चलते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 जो है क्या है कि यदि √45 + √125 का 25 बराबर कितना 17.89 है, तो √180 + 80 का मान ज्ञात कीजिए और दशमलव के बाद 1 अंक तक उत्तर दें, यानी 1 अंक तक। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले बनाते हैं। क्या दिया है, मान क्या दिया है कि √45 अब प्लस √125 बराबर कितना 17.89। इसको कैसे बनाते लिखते कैसे, देखिए √45 को कैसे तोड़ सकते हैं, 45 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 से लगेगा कितना 15 या 45, फिर 3 से कितना बार में, तो 3 × 5 = 15। रूट में है तो रूट में क्या 3 × 3 × 5, तो रूट में 2 अगर एक ही ऐसा अंक करे तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, कितना 3√5, इसका मान हो जाएगा आपका कितना 3√5। उसी प्रकार 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, तो 3 को 5 होता है 125, तो 2 को 5 में से 1 को 5 निकल जाएगा, 1 को रूट में ही बच जाएगा, कितना 17.89। जाती सेम दोनों में देखिए, जैसे कि 3x + 5x 8x लिख सकते थे ना, उसी पर रूट दोनों में 5 5 है, तो सेम जाती इसको जोड़ सकते कितना 5 और 3 कितना 8√5 बराबर कितना 17.89। बस इसको रहने देते हैं यहाँ पर। अब हमसे पूछा क्या है मान, देखिए ध्यान से, हमसे पूछा कि √180 और √80 का वैल्यू, तो 180 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 180 को लिख सकते हैं 2 से 90 बार में, फिर 2 से कितना बार में 45 बार में, फिर 3 से कितना बार 15 बार में, फिर 3 से कितना बार 5 बार में, तो 2 गो में से 1 निकल गया, 2 गो में से 1 निकल गया, 3 दूनी 6√5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6√5 और 16 × 5 = 80, √16 का वैल्यू कितना 4 और 16 × 5 = 80, 4√5। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये भी सेम जाती है, 6 4 कितना 10 10√5, ये हो गया। अब देखिए 8√5 का वैल्यू इतना और 10√5 का वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम लोग √5 का मान निकाल लीजिए। √5 का मान कितना हो जाएगा 17.89, ये गुना में इधर आके क्या भाग में, तो √5 का वैल्यू इतना हो गया, तो 10 को अपने स्थान पर रखने देना है और √5 का मान जो है ये हो जाएगा कितना 17.89 बटा कितना 8, जब दशमलव उड़ाएंगे तो कितना 100 हो जाएगा। 100 का है, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे में 2 शून्य, 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, तो आपका हो गया कितना 1789/8 × 10। अब 8 से भाग लगा लीजिए इसमें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 1 पर 8 18, फिर 8 दूनी 16 है 18, तो बचा 2 2 पर 9 29, तो 8 × 24, 8 × 24 ये हो गया, फिर 8 × 24 बचा कितना 5 5 पर 0 50, 8 6 के 48, बस इतने तक में आंसर आ जाना चाहिए। 1 10 और है, इसे जब भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा
दशमलव और अंदर हो जाएगा एक अंक, तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, है ना, 22 और 3.46, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला आंसर 22 इसका हो जाएगा 22 अपॉन कितना 4, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है इसको एक अंक, और एक अंक तक ही पूछा गया था, तो इसका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा कितना 22.4। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन 41 में क्या है? यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, मूल बराबर होता है ना, तो मूल किसे कहते हैं? d जो है ना, d बराबर 0, क्या d बराबर 0 दिया क्या है समीकरण? तो 4 + m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m + 1 x + 1 बराबर क्या 0, ये समीकरण दिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे कितना 4 + m, b का मान कितना m + 1 और c का मान कितना 1। तो आपको पता होना चाहिए कि x स्क्वायर के साथ जो भी अंक होता है उसको a से सूचित करते हैं, x के साथ जो भी गुना होता है उसको m प्लस उसको b से सूचित करते हैं, और लास्ट में जो होता है उसको अचर पद c से सूचित करते हैं। तो हमें यह कंडीशन दिया है कि मूल बराबर हो, तो मूल कब बराबर हो, यानी कि d का मान क्या होगा 0 होगा। मूल जब बराबर हो यानी d का मान कितना हो 0, और d का वैल्यू होता है क्या है b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। b² का मतलब कितना m + 1 का होल स्क्वायर, अब -4, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू हो जाएगा 4 + m, अब गुना c का मान कितना 1 बराबर क्या 0। यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा क्या a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab, अब माइनस में 4 × 4 कितना 16, प्लस माइनस माइनस 4 × m कितना 4m, अब बराबर क्या 0। तो यहाँ से रहेगा क्या m² + 1 का स्क्वायर कितना 1, 2m × 1 कितना 2m, अब माइनस कितना 16 - 4m। इसको देखिए अब सजाते किसी, देखिए m² को m² रहने देंगे, उसके बाद बीच में कौन होना चाहिए x वाला पार्ट, यानी m वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या 2 में से 4 घट जाएगा कितना -2m, छोटा में से बड़ा घटेगा आंसर माइनस में आएगा, फिर 1 में से 16 घटेगा यानी -15 आएगा, अब बराबर क्या 0। अब मूल निकालना है तो गुणनखंडन कर देते, कैसे गुणनखंडन करेंगे देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा m² - 2m - 15 बराबर 0, 5 × 15, अब 5 में से 3 जाएगा कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा m² + 5m माइनस कितना, सॉरी यहाँ माइनस रहने दीजिए पहले, जहाँ माइनस है यहाँ दोनों जगह माइनस कर दीजिए 3m, अब माइनस कितना 15 बराबर 0। अब दिमाग लगाना है कि 5 × 15, 5 3 से तो हम लोग ले आए, यहाँ माइनस तो दोनों माइनस कर दीजिए, अब लाना है माइनस में तो छोटा को बड़ा कर देना, छोटा को बड़ा करने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस कर देंगे, अब 3 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन कर सकते हैं क्या m- कितना 5, अब प्लस 3, m- कितना 3 × 5 = 15 बराबर क्या 0, टोटल में क्या मिल गया m - 5 × m + 3 बराबर क्या 0, तो m - 5 बराबर 0 और m + 3 बराबर क्या 0। तो m का वैल्यू यहाँ माइनस में इधर आके प्लस में, यहाँ का वैल्यू प्लस में इधर आके माइनस में, यानी m का जो मान होगा 5 और -3, 5 और -3, ऑप्शन कौन 5 और -3, 5 3 है, ऑप्शन ही गलती दिख रही है, ऑप्शन ही गलती है, ऑप्शन यहाँ -3 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आसान था। क्या करना है, ये समीकरण दिया गया है d बराबर क्या 0, d बराबर 0, d का वैल्यू कितना b² - 4ac बराबर 0, सबका मान रख दिए, यहाँ गुणनखंडन आया, गुणनखंडन कर दिए, दोनों का मान निकल गया। तो और 2-4 क्वेश्चन और बचा, उसको भी देखिए लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर कितना 42। यदि एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 60 इकाई तथा परिमाप कितना 34 इकाई, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल चाहिए, तो एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, एक आयत बना लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा, इसका नाम दे देते A, B, C और D, मतलब कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 60 यूनिट है, 60 इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है कौन जी, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल कितना है 60 यूनिट है, ठीक है।
और होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B बराबर कितना 60। इसको ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है, परिमाप लिखेंगे, क्योंकि परिमाप बराबर परिमाप दिया गया है कितना, परिमाप दिया है 34 यूनिट, है ना। 34 परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना 34। इसको 2 से काट सकते हैं हम लोग, कितना बार में 17 बार में। यहाँ से हो गया क्या, एल प्लस बी बराबर कितना 17। तो हमसे पूछा विकर्ण बताओ, तो मान लिया जाए कि विकर्ण के दो दोनों ही ले लीजिए, मान लीजिए कि ये विकर्ण हम ले लीजिए, इसका विकर्ण हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका एक तो तरीका तो ये भी हो सकता है क्या, कि L का मान निकल, L बराबर क्या हो जाएगा 60, एक गुना में इधर के भाग में, तो L बराबर हो जाएगा 60 बटा बी। L का मान इसमें रख दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं समीकरण निकलेगा, द्विघात समीकरण निकलेगा, गुणनखंडन कहीं ना कहीं L भी निकल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला पर भी सेट हो सकता है, इसका भी ध्यान रखें। उतना लॉन्ग में नहीं, उतना मतलब विस्तार नहीं बनाना है, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस एल प्लस बी का होल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर कर देते, 17 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए ध्यान से, इसको स्क्वायर इधर भी स्क्वायर किए तो इधर भी क्या स्क्वायर कर दिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब क्या lb, हाँ बराबर कितना 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब एक चीज देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर आप प्लस 2 इंटू एल बी का मान देखिए वहाँ दिया गया कितना 60, तो एल बी की जगह पर रख देंगे गुना में 60, कितना रख देंगे 60, अब बराबर हो जाएगा कितना 289। अब यहाँ देखते थोड़ा, यहाँ क्या है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60 दूना कितना होता है 120, 120 बराबर कितना 289। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 प्लस में इधर आके क्या माइनस में, तो क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9 का 9 हो जाएगा, 8 में 2 यानी 6 हो जाएगा, 2 में 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हो गया क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए हमसे पूछा क्या, विकर्ण पूछा, क्या पूछा विकर्ण, तो समझिए को बात, तो लंबाई इसको बोलते लंबाई, इसको बोलते क्या चौड़ाई। तो हमसे विकर्ण पूछा, तो विकर्ण मान लीजिए कि बी डी बराबर अगर निकालना चाहे हम लोग, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी विकर्ण यानी कर्ण हो, एक टाइप का कर्ण हो गई, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और सिर्फ कर्ण बराबर निकाले तो रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अब प्लस क्या बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे विकर्ण पूछ रहा है, तो बी डी का वैल्यू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग कितना निकालें 169, कितना निकाले 169, तो यहाँ रख देंगे बाबू 169 लिखेंगे, इसलिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा 169 का रूट कितना होता है 13, कितना होता है 13, यानी कि यहाँ से जो विकर्ण निकला हम लोग का वो निकल गया 13, किसमें इकाई में यानी यूनिट में, कुछ हो जाएगा यूनिट में, यानी कि 13 यूनिट इस सवाल का आंसर हो गया। कि शॉर्ट से आप फॉर्मूला से बनाए तो आसान हो गया, आने तो फिर इसका मान इसमें रखिए फिर चलेगा, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा उसको भी बना लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या है कि हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं ना उसमें क्या होता है कुछ इस प्रकार होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। अब मूल बिंदु कहाँ होता है, ये 0 मूल बिंदु, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखिए 15,8 का मतलब ये होता है कि निर्देशांक है किसका एक्स और वाई का, तो पहला जो होगा वो एक्स, बाद में क्या वाई, ऐसे भी ABCD में एक्स वाई आता है, तो पहले को एक्स बाद में वाई को मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्स अक्ष है, इस साइड प्लस में होता है, ये प्लस में, भी प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, तो दोनों प्लस में है, इसका मतलब यही बनेगा, इसमें बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो कैसे बनेगा, देखिए 15 और 8, तो मान इसका मतलब ये है कि ये जो x की जगह पर होगा ये 15 होगा, यहाँ तो मान लीजिए कि यहाँ पर 15 है, इसका डिस्टेंस कितना 15 है, इसका कितना हो जाएगा 15। अब देखिए y में 8, अगर यहाँ y में 8 होता है हम लोग मिलाते कैसे हैं, ऐसे करके यहाँ लाते हैं, ऐसे करके मिला देते हैं, यानी कि ये हो गया कितना 8, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है कितना है 8, इसका कितना है 8, ये है 8 और ये कितना है 15। अब बोले मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगी कितना होगी। समझिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है
कि जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं ना +1 +2 +3 +8 तक, मान लीजिए कि यहाँ 8 तक, यहाँ आ गया 15 तक, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना पहले 15 फिर 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x का जो मान है, यहाँ x का जो दूरी है ये है 15 है, यहाँ y में कितना 8 है। तो हमसे पूछा कि मूल बिंदु से उस दूरी को निकालिए, तो मूल बिंदु से उस दूरी को कैसे निकालेंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ देखिए ये वे समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज समकोण, इस जो निकालने बोल रहा है ये क्या कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ अगर हम दे दें नाम OAB, यानी कि OA बराबर रूट, तो लंब स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर अब प्लस कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस कितना 64, और 225 और 64 5 4 9 6 2 8 289, और 289 किसका होता है 17 का, यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलते अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 कि माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर शेषफल समान बचता है। संख्या n के अंकों का योग क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर संख्या रहे कि इतना 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 को या इतना में, तो ई होता है वो SCF। क्या होता है SCF, इसका मतलब ये होता है, हिंट ये होता है कि अगर ऐसा आ रहे तो उसको SCF निकालेंगे, यानी महत्तम निकालेंगे, और अगर ये इतना 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 से तो यह क्या LCM निकालेंगे। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बड़ी से बड़ी संख्या क्या रहती है, यहाँ पर भी बड़ी से बड़ी यानी अधिकतम, अधिकतम यानी क्या महत्तम, तो यहाँ क्या निकाले महत्तम। लेकिन जब भी आपको बोले समान, क्या बोले समान शेषफल बचता है, तो क्या कैसे बनाते इसको देखिए ध्यान से, 1300, 4660 और कितना है 6900, तो सबको समान करना क्या है, इन दो सबको घटाते हैं। देखिए ऐसे घटाइए, ऐसे करके इसको घटा, कैसे इस दूसरा से पहले को घटाइए, 0 से 0 कितना 0, 6 में से 0 6, और 6 में से 3 कितना 3, और 4 में से 1 कितना 3। अब यहाँ घटाइए 0 से 0 0, 10 में 6 जाए कितना 4, फिर 8 में 6 जाए कितना 2, और फिर 6 में 4 जाए कितना 2। अब इसको इससे इसको घटाना है, 0 डबल 0 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा कितना 6, और 6 में से कितना 5। अब ये जो संख्या आया कितना 3360, फिर 2240 और कितना 5600, इसका मोसो निकालना है। जब भी समान रहे तो इस प्रकार आपको घटा देना है, और उसके बाद इसका मोसो निकालना है। सबसे छोटा कौन है, ये इससे इसमें भाग देते हैं, 2240 से भाग दे देंगे कितना 3360 में, कितना बार है 22 दूना 44, 44 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बार एक ही बार में लगेगा, तो जाएगा कितना 2240, ये हो गया 0 2, ये 1 और 1। अब 1120 से इसमें भाग देना है, 1120 से कितना 2240 में। देखिए ध्यान से, 11 दूनी 22 और 20 दूनी कितना 40, यानी 2 बार में पूरी तरह से ही कहानी इसका खत्म हो जाएगा। तो ये कितना, ये कहानी खत्म। तो अब इससे इसमें भाग देके देखते हैं कि लगता है ऐसे तो यही आएगा, ये करके देखते हैं कितना 5600 कितना हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, एक यानी 5 बार में, कितना बार में 5 बार में, 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 11 पचे 55, कितना 56, ये पूरी तरह से कट गया, यानी कि दोनों यहाँ जो मोसो होगा वो मोसो हो जाएगा कितना 1120, यही हो जाएगा आंसर 1120। नहीं 1120 नहीं, मतलब अंकों का योग, योग यानी इसको जोड़ना है, कैसे अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 0 जगह 1 1 2 2 कितना 4, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि योग बोला अंकों का योग, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। एक सवाल और है उसको भी देख लेते, फिर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखो अगला जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। देखिए क्या है कि इसकी क्या है कि परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या पूर्णांक है, या अपरिमेय संख्या। इसको बनाएंगे, देखते क्या है 3√5 + √125 बटा √80 और प्लस कितना 6√5, ये हो जाएगा आपका कितना 3√5 और प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं 5√5 बटा क्या 1685 यानी 4√5 और प्लस कितना 6√5। देखिए सब जाति सेम है, जुट जाएगा, 5 3 कितना 8√5 और बटा क्या 6000 10√5।
√5 से √5 खत्म, यानी बच जाएगा कितना 8/10। 8/10 यानी कि कितना, आधा 4 आधा 5, यानी 4/5। अब आप ही बताइए 4/5 क्या हो सकता है? क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है? एकदम परिमेय संख्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाला संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कभी नहीं होगा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी प्लस माइनस दोनों माना चाहिए, यानी +1 भी होता है और -1 भी होता है, ये भी नहीं होगा। और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? रूट में जिसका मान जैसे √2 होता है उसका ई होगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। ये था आपका 25 क्वेश्चन और शुरुआत है ही, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोलने में और इस क्षेत्र में भी हम नया है, इसे थोड़ा सा माफ कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।